जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। भाई मतलब क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो ह्यूमन है, उनके अंदर स्किल को डेवलप करना। मतलब आप इस लेवल पे हो, आपके अंदर नॉलेज भरी गई, आपको एजुकेट किया गया, आपको किसी काम को करने का अच्छा तरीका सिखाया गया, धीरे 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 करके आप एक बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, स्किल्ड पर्सन बन के तैयार हो गए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक बच्चे को नर्सरी क्लास से लेके और डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, मैनेजर बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक देश के लिए यह बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी किसी कंट्री में, उस देश की ग्रोथ रेट उतनी ही तेज बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे जब असर्शन रीजन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि देश के विकास के लिए ये चीजें जरूरी हैं। और अगर आप विकास करोगे, मतलब आप अपने स्किल नॉलेज को बढ़ाओगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों असर्शन और रीजन के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि क्या टेक्निक, क्या ट्रिक अपनानी है। तो भाई वही सेम टेक्निक 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आपको पढ़ना है असर्शन को। आपने असर्शन पढ़ा और अगर असर्शन ट्रू आया तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे स्टेप पे जाओगे। और अगर वो फॉल्स हो गया तो आगे का क्वेश्चन मत पढ़ो, जरूरत नहीं है, डी पे टिक लगाओ, जय माता दी, आगे बढ़ो। गलत नहीं होगा, गारंटी मेरी है। क्योंकि अगर असर्शन फॉल हो गया तो आगे का कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अच्छा, अब दूसरे स्टेप पे कब आना है जी? असर्शन आपका ट्रू हो गया, आप जाओ दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में आपको पढ़ना है रीजन। अब रीजन में भी 2 बातें होंगी, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। अगर वो फॉल्स निकला तो बिना कुछ सोचे सी पे टिक लगा दो, क्योंकि सी का मतलब हो गया असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। यहां पर भी तीसरे स्टेप तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर भी आपका समय बच गया। अब अगर रीजन भी ट्रू हो गया, मतलब जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी है वो आप उस बात से सहमत हो, वो सच्ची बात बोल रही है, वो अच्छी बात बोल रही है, उस बात में कोई कमी, कोई गड़बड़ी नहीं साबित हो रही। अब आपको तीसरे पे आना है। तीसरे स्टेप पे तभी आओ जब दोनों ट्रू हो जाए। अब तीसरे स्टेप में आपको देखना है कि जो रीजन है क्या वो असर्शन वाले स्टेटमेंट से रिलेटेड है, क्या वो उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है, क्या वो ये बता रहा है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो इसी कारण से है, या जो नीचे लिखा हुआ है इसी कारण से ऊपर वाली चीज है। समझ में आ गई बात? दोनों के बीच का रिलेशन। अगर रिलेशन बैठता है तो ए आंसर होगा, और अगर कोई रिलेशन नहीं बैठता है तो बी पर टिक लगा दो। दोस्तों 40 में से 40 नंबर लाने का रामबाण तरीका है ये। अच्छा जी, चलो भाई फटाफट से पढ़े। भाई कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाओ जरा, आज सारे क्वेश्चन को फोड़ देंगे। चलो जी, क्या कह रहा है? देयर इज अ नीड टू ब्रिज द स्किल गैप इन इंडिया इन ऑर्डर टू एनहांस ह्यूमन कैपिटल। भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट कही है इसने कि भाई हमें स्किल गैप को भरना है, ब्रिज इकट्ठा करना है, एक उनके बीच में बांध बना देना है, एक पुल बनाना है जिससे जो गैप है वो दूर हो जाए। जैसे नदी को पार करने के लिए पुल बना दिया जाए तो नदी को पार करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही जिन लोगों में स्किल नहीं है उनके स्किल को डेवलप करने के लिए अगर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवाई जाए तो भैया इंडिया विकास करेगा, क्योंकि वो लोग विकास करेंगे। एंड ब्रिंग अबाउट मोर प्रोडक्टिव लेबर, और इसकी वजह से जो लेबर है वो काबिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काबिल। काबिल कौन है? ऋतिक रोशन जी। तो भाई ये कह रहा है कि लेबर फोर्स को प्रोडक्टिव बना दो। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ही है बच्चों ना काबिल से काबिल होना। अगर आपको कुछ नहीं पता, आप एजुकेटेड नहीं है, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो आपकी काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप नॉलेजेबल है, स्किल्ड है और आप उसे यूज करना जानते हैं तो आपको एक काबिल पर्सन कहा जाएगा। और देश के विकास के लिए काबिल एम्प्लॉइज का, काबिल पर्संस का, काबिल ह्यूमंस का होना बहुत जरूरी है। तो पहली वाली बात एकदम ट्रू साबित हुई, मतलब हमें दूसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? स्किल आर टेंजिबल इन नेचर। ये कह रहा है कि स्किल जो होते हैं टेंजिबल होते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे आंसर पता लग गया। ये कह रहा है स्किल टेंजिबल होते हैं। भाई आपके अंदर जो टैलेंट है वो क्या आपके साथ साथ दिखता है? आपकी चुटिया उठ जाती है,
आपके सींग निकल जाते हैं टैलेंट होता है तो, या फिर आपके कंधे चौड़े हो जाते हैं, आप उड़ने लगते हैं हवा में, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो टेंजिबल नहीं है, वो इनहेरिटेड है, अंदर छिपा हुआ है। जब आप उस काम को करेंगे तो पता लगेगा उस टैलेंट के बारे में। किसी पर्सन को देख के, मतलब आप इस पर डायलॉग यूज कर सकते हो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपको कवर से नहीं पता लगेगा कि अंदर की किताब कैसी है। ऐसे ही जो स्किल है वो टेंजिबल तो बिल्कुल नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या साबित हो गई दोस्तों? फॉल्स। और स्किल को क्या मालिक से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हमारे यहां पर बड़े बुजुर्ग कहते थे, बच्चों पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये ऐसा एसेट है आपका, जो ज्ञान है आपका, ये जिंदगी भर आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। कितना भी पैसा रुपया जमीन जायदाद कमा लो, सब एक दिन चला जाना है, लेकिन ये ज्ञान है जो आपके साथ हमेशा रहेगा और आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। तो बच्चों पढ़ाई करो अच्छे से। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी और आपने ज्ञान अर्जित कर लिया तो दोस्तों जिंदगी भर काम आने वाला है ये आपके। तो भैया इसको कोई भी ताकत आपसे दूर नहीं कर सकती है। तो पहला ट्रू साबित हुआ, इसीलिए दूसरे स्टेप पे आए, और दूसरा स्टेप में फॉल्स आ गया। आंखें बंद करके टिक लगा दो, सी इज द करेक्ट आंसर, दिखाओ जी। आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंप्लाइज नॉट ओनली हाई अर्निंग। ये कह रहा है कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव करते हो तो लोगों की अर्निंग जो है वो बढ़ेगी। भाई बिल्कुल सही कह रहा है। ये सिर्फ हाई अर्निंग नहीं, ये क्या दिखाता है? पोटेंशियल भी दिखाता है, चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक आउटलुक। भाई एक आदमी है जो बहुत पढ़ा लिखा है और उसकी इनकम भी अच्छी हो रही है, तो सोसाइटी में उसका अलग ही रौबा होगा, अलग चलने का तरीका ही अलग होगा उसका, मतलब ऐसे करके नहीं चलेगा। एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। जब आप उससे बात करेंगे तो वो सोशली, इंटरनली और इकोनॉमिकली सिक्योर फील करेगा और वो बात करेगा आपसे एक बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई वो सोसाइटी में अपना एक अच्छा आउटलुक लेके चलेगा। तो दोस्तों एकदम सही बात है, ऐसा तो होगा ही होगा। अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा जी, रीजन की बात करते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स द वे ऑफ थिंकिंग। ये लोगों के सोचने का तरीका बदल देता है। और मैंने आपको ट्रांसफॉर्म वर्ड बोला है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है हमेशा बेटर की तरफ जाना। कभी खराब की तरफ जाओगे आप तो ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज नहीं करोगे उसके लिए। ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज बेटर डायरेक्शन में। तो ये ट्रांसफॉर्म करता है आपके सोचने के तरीके को और इंडिविजुअल को अलाउ करता है। भाई नेक लिख दिया है गलती से, हाँ वो नेक दिल तो होता ही है, लेकिन यहां आना चाहिए नेक। तो नेक के साथ दिल लगा देते हैं, नेक दिल। तो वो नेक दिल होता है एन इंडिविजुअल टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड एंड रेशनल डिसीजन। और वो सही डिसीजन बहुत आसानी से ले पाएगा। आप लोग देखोगे भाई, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या बिल्कुल उनको नॉलेज नहीं होती, स्किल नहीं होता, तो कई बार उनके डिसीजंस तुक्के में चलते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी, स्किल्ड पर्सन होगा, वो हमेशा डिसीजन लेगा सोच समझ के और सही डिसीजन लेगा। उसके डिसीजन के सही होने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये वाली बात भी एकदम ट्रू है और दोनों बातें आपस में एकदम सही रिलेशन देती हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भाई कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला क्या कह रहा है? पीपल माइग्रेट। भाई माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक ह्यूमन, एक पर्सन अपने नेटिव प्लेस से, जहां वो रहता है, वहां से किसी दूसरे न्यू प्लेस पे जाता है। किस लिए भाई? जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि बंदा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। यहां पर एक आदमी जाता है, दो आदमी जाते हैं, तीन आदमी जाते हैं, 10 आदमी जाते हैं, हजारों आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाके पैसा कमाने लगते हैं, तो दोस्तों जो ये वाली जगह है, ये बेचारी क्या हो जाती है? अनाथ, सूनी।
यहां पर कौन रहेगा, इसके नेटिव प्लेस का कौन ध्यान रखेगा, इनके माँ बाप की सेवा कौन करेगा। कहने का मतलब है कि ये जो देश है, ये जो स्टेट है, ये जो एरिया है, इस एरिया से, ये स्टेट हो सकती है, देश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां से स्किल जा रहा है दूसरी जगह। तो जब स्किल ट्रांसफर हो जाए, सिर्फ लोग ट्रांसफर नहीं होते दोस्तों, उसके साथ साथ आपका टैलेंट, आपका स्किल भी ट्रांसफर हो जाता है। वो स्किल इस जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये जगह डेवलप होगी और ये जगह क्या होती चली जाएगी, पिछड़ी होती चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। बहुत बड़ा खतरा है किसी भी देश के लिए अगर माइग्रेशन होता है। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, एक जिले से दूसरे जिले में होता है, तो माइग्रेशन है। माइग्रेशन को रोका जाना चाहिए। माइग्रेशन इस लेवल का होना चाहिए, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही टैलेंट ट्रांसफर हो, बाकी हर जगह पे अपना टैलेंट विकसित होता रहे। अगर यहां से यहां माइग्रेशन हो रहा है तो यहां से यहां भी होना चाहिए बेटर माइग्रेशन, तब तो बैलेंस बना रहेगा। एक जगह से सिर्फ हो रहा है भैया, बंदे लोग बिहार यूपी से बंबई और दिल्ली ऐसे लोग भाग रहे हैं काम करने के लिए कि इन एरियाज में भीड़ ज्यादा बढ़ गई है। तो भाई वो एरियाज, वही लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, वो दिल्ली को, मुंबई को और दूसरी बेंगलोर ऐसी सिटीज को तो डेवलप कर रहे हैं, अपनी स्टेट में, अपने गांव में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि वहां पर नौकरियां नहीं है, वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, तो मजबूरी में उन लोगों को ये करना पड़ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग देश को छोड़ के दूसरे देश में रहने चले जाते हैं, वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं और वहां काम करते हैं। भाई यूएसए में इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे एरोनॉटिकल्स जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे इंडिया के हैं। बहुत सारे गूगल के सीईओ इंडियंस, भाई गूगल में काम करने वाले बहुत सारे लोग इंडियंस हैं। अगर वही लोग गूगल जैसी कंपनी इंडिया में बना दें, क्योंकि गूगल को चलाने वाले तो वही लोग हैं, तो अगर वो लोग इंडिया में बना दें तो इंडिया कितना विकास कर जाएगा, सोचो कितना अमीर है गूगल। तो भाई माइग्रेशन को रोका जाना चाहिए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये समझाना बहुत जरूरी था आप लोगों को कि माइग्रेशन कितनी खतरनाक है अगर इसको ना रोका जाए तो पीपल माइग्रेट दैट कैन फेच देम हाई अर्निंग जॉब्स देन व्हाट दे गेट इन देयर नेटिव प्लेस या फिर कंट्री। भाई एक जगह से या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, क्यों? क्योंकि पैसा 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 बोलता है, हाई अर्निंग होती है उनकी वहां पर। तो भाई ये तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर ऐसा बहुत सारे लोग करने लग जाएंगे तो देश का क्या होगा भैया। आप इंजीनियर तो यहां बन रहे हो, सरकार के पैसे से आप डॉक्टर बन रहे हो, सरकार के पैसे से आप आईआईटी में जाके सारी फैसिलिटीज ले रहे हो और सर्विसेज दे रहे हो ससुरा किसी दूसरी कंपनी को जो दूसरे देश में है और जहां पर आपको पैसा मिल रहा है खाली, तो ये गलत है। अब उनकी मजबूरी होती है, वो सोचते हैं कि भैया हमने तो बड़ाई इस देश से करी, लेकिन हमारा तो नाता किसी और देश से होना चाहिए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन रुकनी चाहिए। तो ये बात तो सही कह रहा है कि भाई हाँ ऐसा होता है, तो ये बात तो ट्रू हो गई। अब अगली बात कह रहा है, अब इसका रीजन बता रहा है, अगर लोगों की अर्निंग बढ़ती है किसी नए प्लेस पे तो उससे कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी की अर्निंग बढ़ जाएगी दूसरी जगह पे जाके तो सरकार को माइग्रेशन पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा उस पर्सन को वापस अपने वहां पर बुलाने के लिए, अपनी जगह पे बुलाने के लिए। तो माइग्रेशन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर नई जगह पे इनकम बढ़ जाए, बंदा वहीं पे रहना चाहेगा और अपने नेटिव प्लेस पे भी वो है और वहां पर भी है, तो माइग्रेशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। तो ये वाली बात भी एकदम सही है और माइग्रेशन की ही बात कर रहा है, दोनों जगह माइग्रेशन से ही रिलेशन दिखा रहा है। तो असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है मेरे भाइयों और बहनों। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए। आगे आंसर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एजुकेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड एनकम्पासेस लिटरेसी। भाई देखो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? भाई लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है, बट एजुकेशन का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी हर तरह की एक्टिविटी को इंप्रूव करना इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। और सिर्फ आप लिखना और पढ़ना जानते हो किसी भी भाषा में तो उसे लिटरेसी कहा जाता है।
बट मेनली हिंदी और इंग्लिश को माना गया है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप लिटरेट हैं तो अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिख पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इंग्लिश थोड़ा कंपलसरी हो गई है क्योंकि हर जगह इस्तेमाल होती है, आप लोग एग्जाम भी इंग्लिश में ही देते हो, तो इंग्लिश को थोड़ा मेन लैंग्वेज बना दिया गया क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज इसके थ्रू हो रही हैं। अब इतना पीछे जाके आप सारा हिंदी में चेंज तो कर नहीं सकते, तो जो यूज होता हुआ आ रहा है वो तो आपको फॉलो करना पड़ रहा है अभी। लेकिन अगर आप चाहो तो धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेज को भी डेवलप कर सकते हो जो इंग्लिश को रिप्लेस कर सकती है। आप उसकी जगह पे संस्कृत को ला सकते हो या फिर हिंदी को भी ला सकते हो, बट लोग सपोर्ट करें और आप उसको एक सिस्टम के अंदर लाएं धीरे धीरे, तब लोग सीखेंगे, तब लैंग्वेज चेंज होगी। तो भाई फिलहाल तो इंग्लिश है और एजुकेशन लिटरेसी से वाइडर है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तो ट्रू, एकदम सही बात है। लिटरेसी तो छोटा कॉन्सेप्ट है और एजुकेशन बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो एजुकेशन लिटरेसी से बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है, उसको एनकम्पास कर देता है। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा क्योंकि पहला वाला तो सच लिखा हुआ है। अब कह रहा है अ पर्सन इज कंसीडर लिटरेट इफ शी और ही, दोनों की बात कर रहे हैं यहां पर, हैज एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। तो भाई यहां तक तो बात सही साबित होती है, बट आगे क्या लिख दिया, अ पर्सन इज एजुकेटेड इफ शी और ही कैन फाइंड वर्क एंड कैन अर्न सम इनकम। क्या किसी पर्सन को तभी एजुकेटेड कहा जाएगा जब वो पैसा कमाए? जरूरी नहीं है। तो दूसरी वाली बात की वजह से एजुकेशन की गलत डेफिनेशन दे दी। भाई पैसा कमाना जरूरी नहीं है, साक्षर होना, ये साक्षरता है और ये शिक्षा है। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे या आपका कमाना जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे, इस बात की गारंटी नहीं है, या आप पैसा करना चाहते हो इस बात की भी तो गारंटी नहीं है। तो भाई दूसरी वाली स्टेटमेंट हमारी क्या साबित हो गई? फॉल्स साबित हो गई और सी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी आंसर बता दो भाई। अब आ जाओ जी दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है भाई, लिटरेसी रेट इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड बट सो हैज द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ा है। मतलब इंडिया में पहले भाई साहब बहुत बुरा हाल था, 80% लोग इलिटरेट, लोगों को पढ़ना लिखना आता नहीं था, सिर्फ खेती करना आता था। और इंडिया में अब वो बढ़ गया है, मतलब साक्षरता बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, बढ़ गई है। लेकिन सो हैज एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट भी बढ़ गए हैं। तो क्या कहना चाह रहा है? लिटरेसी रेट इन इंडिया हैव इंक्रीज बट सो हैज द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट। तो साक्षरता भी बढ़ी है और अनपढ़ों की संख्या भी बढ़ी है। भाई क्यों बढ़ी है? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। तो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इंक्रीज बट अनपढ़ों की, गंवारों की संख्या भी बढ़ गई है। गंवार तो नहीं कहेंगे, अनपढ़ की संख्या बढ़ गई है दोस्तों। तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये अनपढ़ लोग भी बढ़े हैं। और रीजन क्या दे रखा है? लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज मेनली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द एजुकेशनल फैसिलिटी। तो पहले वाले का आंसर दिया है कि लिटरेसी क्यों बढ़ी है? क्योंकि एजुकेशनल फैसिलिटी बढ़ी है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भाई स्कूल, कॉलेजेस और हायर एजुकेशन की फैसिलिटी हमारे यहां पर बढ़ी, जिसकी वजह से लिटरेसी भी हमारी ऊपर की तरफ जाने लग गई। हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट, अनपढ़ों की संख्या क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो भाई एकदम सही बातें लिखी हैं दोनों, हम पूरी तरह से सहमत हैं और दोनों का आपस में पूरा पूरा संबंध भी है। तो ए ही हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को केल्विन कॉमर्स, और पीछे दिए हुए नंबर पे कोई भी समस्या आपको आती है, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू दोस्तों।